बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से बात करना चाहेंगे। 2 साल कबल आज ही के दिन भारत ने अपनी जाहिरियत का मुजाहरा करते हुए कश्मीर की आज़ादाना हैसियत को ख़त्म कर दिया। दफ़ा 370 ख़त्म कर दी गई और इसके ज़रिए एक मुनज़्ज़म तरीके से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने शुरू कर दिए गए। साथ ही साथ पूरी दुनिया से कश्मीर का राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग बहुत अरसे तक दुनिया से कट के रह गए थे। जिस तरह ये लॉकडाउन हम गुजार रहे हैं और हमें इब्तिदा में ही पहले हफ्ते में ही इस लॉकडाउन की सख्तियों के हवाले से इल्म हो गया था, उसी तरह अगर आप कश्मीर के लोगों का अंदाज़ा करें तो वो तकरीबन 73 साल या 74 साल से इसी लॉकडाउन की किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उन्हें अपने मज़हब के लिहाज से इबादत करने की इजाज़त है, ना उन्हें सोशल गैदरिंग्स की इजाज़त मिलती है, ना उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपने राय का इजहार करने की आज़ादी मिलती है। नाज़रीन, आज का ये दिन 5 अगस्त जो है पाकिस्तान और पूरी दुनिया में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। कश्मीरियों की जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान मुसलसल अपना किरदार अदा करता चला आ रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों का यह हक़ है कि उन्हें राहदही का हक़ दिया जाए। यानी किसी सूरत भारत जो है वो कहने को तो अपने आप को एक ऐसा मुल्क कहता है जहां लोगों की जज्बात का, उनके एहसासात का, उनकी राय का ख्याल रखा जाता है, लेकिन हकीकत में इसके बिल्कुल बरक्स है। यानी कश्मीरी जो हैं वो अपनी राय का इजहार करने से कासिर हैं और इसी हवाले से इस वक्त हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, मशहूर एंकर पर्सन हैं और सरबराह हैं, चेयरमैन हैं यूथ पार्लियामेंट के। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान जाफर, जो हमें ऑनलाइन वीडियो पर ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान जाफर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुलंद इकबाल, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपको बताते चले कि रिजवान जाफर इस वक्त जो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मीडिया वर्कशॉप के तहत जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यही वजह है कि हमने इनसे दरख्वास्त की कि ये हमारे साथ वीडियो पर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो। रिजवान, क्या कहते हैं आप? इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और आज के दिन भी आप मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते रहे हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर और कश्मीरियों की जो आज़ादी की जद्दोजहद है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और जितनी भी बुलंद आवाज हमें और आपको आज के दिन उठानी चाहिए, वैसे तो रोजाना उठानी चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है, लेकिन आज के दिन जो है खास तौर पे क्योंकि 2019 में आज ही के दिन 5 अगस्त को एक जो कश्मीरियों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती जो है वो की गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मुख्तलिफ इवेंट्स जो हमने अटेंड किए इस्लामाबाद में और खास तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप या डिफरेंट जमातें या हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट के भी लीडरशिप है, मुख्तलिफ वालों से जब हमने देखा तो एक बात यह है कि सब एक पेज पर हैं और उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब बात लोग ये समझ रहे हैं कि ये इंडिया ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है या ये आर्टिकल दोनों जो है वो 370 और 35 में खत्म करके, क्योंकि कश्मीर में मेजॉरिटी जो है वो यकीन तौर पे पाकिस्तान के हक में है। लेकिन अगर कहीं कोई पाकिस्तान के हक में नहीं भी है वहां पे जो खासतौर पे नॉन मुस्लिम वहां पर हैं, वो भी ये समझते हैं कि ये कश्मीरियों का इस्तेहसाल हुआ है, क्योंकि कश्मीरी इटसेल्फ जो है वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, तो उसके कुछ राइट्स हैं। ये बुनियादी तौर पे उस राइट्स के खिलाफ जो बात जो डाली गई है और इस वक्त जो है एक बड़ी तादाद पूरे इंडिया से लाकर वहां बसाई जा रही है, जिसके फिगर्स जो है वो 3 मिलियन से अबव जो है वो पहुंच चुके हैं। तो इसलिए अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक राइट्स को समझे कि वहां की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसकी जो भी राइट्स हैं वहां पर उसको देखा जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो वाज़े है कि जो उनके पास इख्तियारात हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक, तो उसी के जरिए वहां पे उनको हक दिया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ रहना। जी अच्छा, मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त सही समत में है? जिस तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ा जा रहा है, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वो तकरीर हो जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने की।
इसमें डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ, और मैं अपनी इसको बिल्कुल जाती राय के तौर पे आपके सामने पेश करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने तो चले बहुत अच्छे अंदाज में मुकदमे को पेश किया, लेकिन इस वक्त मौजूदा जो जंग है वो हाइब्रिड वॉर है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के मैदान में, और जो हमने देखा था कि यूरोपियन इन्फोटेक लैब की जो रिपोर्ट सामने आई थी और उसमें जो फेक अकाउंट्स और फेक वेबसाइट्स और ब्लॉग्स इंडिया के सामने आए थे, इसी तरह ट्विटर पे जो हर इशू के ऊपर जो फेक अकाउंट्स जो हैं, यानी एक छोटे छोटे इशू पर 5-5 हज़ार फेक अकाउंट जो इंडिया के सामने आ जाते हैं, तो उससे मुकाबला करने के लिए हम ये समझते हैं, या बल्कि मैंने कहा जैसे कि मेरी जाती राय है कि हम लोग जो है वो प्रोएक्टिव अप्रोच पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ रिएक्टिव अप्रोच पे जा रहे हैं। जब कोई वाकया हो जाता है तो हम उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ, इंडिया की जो दहशतगर्दी और पाकिस्तान में जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, मुख्तलिफ हवाले हमारे सामने मौजूद हैं, उसके ऊपर हमने प्रोएक्टिव कोई अप्रोच लेके नहीं आए। और इंडिया के अपने जो बहुत सारे मसाइल थे, जैसे शहरियत का बिल था, किसानों का, सिखों का मामला था, फिर ये 5 अगस्त 2019 का इशू है, इस तरह बेनता इशूज मौजूद हैं। उस पर हमें जिस तरह से हाइब्रिड वॉर के अंदर जाना चाहिए, हमारी उसमें जो है तैयारी की कमी है। और मुझे ऐसा महसूस होता है, कल मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी अब जब सवाल किया तो उनके पास भी कोई वाज़ेह इसका जवाब मौजूद नहीं था। जी अच्छा, रिजवान साहब हमारे साथ रहिएगा, यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से। आज अपने प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं यूथ पार्लियामेंट के बानी और सरबरा रिजवान जाफर, जिनसे हम मजीद बात करना चाहेंगे। रिजवान जाफर साहब, क्या समझते हैं सर, किस तरह से इस कश्मीर के मसले का हल निकाला जा सकता है? पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से कश्मीरियों को उनका जो हक है रायदही का वो दिलवाया जा सके, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की करारदादों के बावजूद भी किसी सूरत भी भारत जो है वो अपनी हठधर्मी से हटने के लिए तैयार नहीं है, कायम है अपनी हठधर्मी पे, किसी सूरत कश्मीरियों का जायज़ हक नहीं देना चाहता। क्या ऐसी स्टेप्स हो सकते हैं आपके ख्याल में जो हमें कलेक्टिवली कौम की सूरत में भी, मुल्क को भी और इनफरादी तौर पे भी हम कर सकते हैं, ताकि कश्मीरियों को हम उनका जो आज़ादी का हक है और रायदही का हक वो उन्हें दिलवा सकें? जी ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल। सबसे बड़े वकील जो हैं वो हम खुद हैं। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अब वो वकील बन गए हैं कश्मीरियों के, लेकिन हर पाकिस्तानी जो है वो कश्मीरियों का वकील है। और खास तौर पे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो पूरी दुनिया में हमारी एम्बेसीज हैं, स्टेट्स हैं, हाई कमीशन हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वहां पे वो लोग बैठकर जो है कोई मुकदमा उठाएं। पहले बीच में एक ये राय आई थी कि कश्मीर डेस्क जो है वो बना दी जाए हर एम्बेसी के अंदर, लेकिन उसका जवाब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा दिया कि कश्मीर डेस्क बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी जितनी एम्बेसीज के अंदर जितने लोग काम करते हैं वो समझ लें सभी कश्मीर डेस्क का हिस्सा हैं। तो जो दुनिया भर में जो हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स और हाई कमीशंस हैं वो अपना रोल जो अदा करें। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी जो है वो आजकल हर शख्स जो है वो सिटीजन जर्नलिस्ट है और हर शख्स के हाथ में मोबाइल मौजूद है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया ने बेनता इन्वेस्टमेंट की है, और जो इस वक्त हाइब्रिड वॉर चल रही है उसमें जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें फेक अकाउंट्स, यानी झूठ इतनी जोर से बोला जाए कि उस सच का गुमान होने लगे, तो ये इस वक्त इंडिया जो है वो कर रहा है। तो वो तो झूठ बोलकर चीजों को साबित कर रहा है, आप सच बोल के करें। तो उसमें अगर पाकिस्तानी हुकूमत को जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं समझ रहा हूं कि वो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हो रही है, और जब तक वो नहीं हो रही है तो कम से कम पाकिस्तानी कौम जो है वो उसका रोल, वो अपना हिस्सा डाले, और वो हाइब्रिड वॉर के ऊपर जो हम सब लोग जाएं और कश्मीरियों के लिए जो आवाज उठाएं। तो आवाज उठाना यकीनी तौर पे ये सबसे बड़ा मरहला है, क्योंकि इंडिया हम पे यही इल्जाम लगाता रहा है कि हम सिफारती महाज पे नहीं, हम जो है फेयरनेस के महाज पे नहीं, इंसानी हकूक के महाज पे नहीं, बल्कि कहीं शायद हम कोई दहशतगर्दी करके जो है वहां पे वो इंडिया को कराना चाहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। ये बड़ी पीसफुल प्रोटेस्ट जारी है, तो यही आगे जारी रहना चाहिए और इस पर आवाज उठानी चाहिए। ये साल बहुत अहम है, क्योंकि इस साल के आखिर तक जो अफगानिस्तान का इशू है वो भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएगा। तो उस इशू के होते हुए हमारे सामने एक महाज वो भी है और फिर दूसरा महाज ये भी है, तो इसलिए इसमें यकीनी तौर पे लीड गवर्नमेंट ने लेना है, फ्रंट पे गवर्नमेंट ने आना है, हमारे दफ्तर खारजा को बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे जाना होगा। और मैंने कल भी ये बात की है फॉरेन अफेयर ऑफिस के अंदर जब हमारी मुलाकात हुई
शाह महमूद कुरैशी साहब से और उसके अलावा मुख्तलिफ लोगों से, तो हम मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि हाइब्रिड वॉर के अंदर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा और बड़े पैमाने पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि देखिए शराफत से तो इंडिया नहीं देगा आपको कुछ ना कुछ करना होगा। अब हम अस्करी जंग की तरफ जा नहीं सकते, ना वो दौर है। तो इस वक्त एक ही जगह बची है और वो हाइब्रिड वॉर है, और उसमें हमने कोई फेक केस नहीं लड़ना है। हमने जो आप देख रहे हैं पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह लोगों को जख्मी किया गया है, लोगों की अमवात हुई हैं, जिस तरह से वहां पे शहादतें हुई हैं, बुरहान वानी का केस आपके है, फिर इंडिया ने जो भी अपने पे जो सुसाइडल अटैक खुद करते हैं वो इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं, तो इस सारे केस बहुत ज्यादा होंगे। दूसरा, इंडिया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, जिसमें कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है और हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, तो वो हमें दुनिया को दिखाने होंगे, बहुत बेहतर अंदाज के अंदर इसकी मार्केटिंग करनी होगी, ताकि हम कश्मीरी को केस जो है भरपूर अंदाज में पेश कर सकें। ठीक है। अच्छा, रिजवान जाफर साहब, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज जो है वो मुर्तज़ा वहाब का बहसियत एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उनका नोटिफिकेशन जो है निकाल दिया गया है। कल उन्होंने तमाम डायरेक्टरान का इजलास भी बुला लिया है। कराची के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो प्रोग्राम करते हैं उसमें भी मुख्तलिफ इशूज़ और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और तमाम चीज़ों के हवाले से इश्यूज उठाते हैं, लोगों को मदऊ भी करते हैं। आप क्या समझते हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की बहसियत एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती को किस तरह देख रहे हैं? इस शहर पे क्या मस्बत इसके जो असरात हैं वो पड़ सकते हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जब लईक साहब को जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा रहा था, उस वक्त भी मुर्तज़ा साहब का नाम सामने आया, लेकिन उस वक्त ये फैसला हुआ था कि फिलहाल ब्यूरोक्रेट को बना दिया जाए और वो उसको आगे लेके जाएं। उसके बाद फिर मुसलसल पिछले 3 महीनों से ये था कि आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, आखिरकार आज बना दिया उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर। जहां इस वक्त की 2 बड़ी जमातें, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस फैसले के मुसलसल खिलाफ है। और जब से नाम आ रहा था मुर्तज़ा वहाब का, तो वो इसको पॉलिटिकल जो है वो एफिलिएशन की तरह साथ जोड़ रहे थे और यही कह रहे थे कि इससे जो है करप्शन का बाजार और गर्म हो जाएगा और मसले आ जाएंगे। अब बात यह है कि पीटीआई ने और एमक्यूएम ने तो इसके खिलाफ बोलना ही है, टीडीए ने भी इसके खिलाफ बोलना ही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटर ब्यूरोक्रेट होता है, जैसे लईक साहब मौजूद थे, तो थोड़ा सा अगर आपकी कारकर्दगी में कमी होती है तो थोड़ा सा मलबा चलने ब्यूरोक्रेसी पे चला जाता है, पार्टी फिर भी काफी हद तक सेफ हो जाती है। अब सारा जो मलबा है, अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे वो सब आपके ऊपर आएगा। अब जो अपोजिशन है सिंध गवर्नमेंट के अंदर, उसकी टोटल आइज जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएंगी। और अब जो है आपको बना तो दिया है और ये बहुत काबिल आदमी है, हमारे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन बात यह है कि उन्हें अब डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा। इसमें एक और बात जो कल से कही जा रही थी कि अगर मुर्तज़ा वहाब को एडवाइजर फॉर लोकल गवर्नमेंट बना दिया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, और वो एडवाइजर है लोकल गवर्नमेंट रहते हुए जो है वो बहुत सारे काम कर सकते थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी कोई ऐसे खास अख्तियारात नहीं है। अख्तियारात जो है सारे वो लोकल गवर्नमेंट के पास ही है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर ही सारे अख्तियारात जो देगा तो वही एडमिनिस्ट्रेटर आके काम करेगा। ठीक है। तो यानी आपके ख्याल में जो है वो अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रद्द अमल भी आ रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का तो काफी मतलब शदीद तनकीद का इजहार किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने, और हर तरह से इस तैनाती को मानने से इनकार कर दिया है। आप नहीं समझते कि अब कुछ तनाव की कैफियत पैदा होगी? गुज़िश्ता कुछ रोज कबल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि जो कराची कोर कमेटी या जो मीटिंग हुई थी जिसके बाद 1100 अरब रुपए की ग्रांट या 1100 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसमें यह बात तय कर ली गई थी कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। तो अब आप क्या समझते हैं ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होगा? डॉक्टर साहब, ये बहुत बोल्ड फैसला है मुर्तज़ा वहाब का, और इस बोल्ड फैसले के पीछे इसके पॉलिटिकल एंगल्स भी हैं। ये एक रिस्क भी लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि अब तनकीद जो है वो फिर भी इतनी नहीं हो रही थी लोकल गवर्नमेंट पे केएमसी के ऊपर, क्योंकि लईक अहमद साहब एक ब्यूरोक्रेट वहां पे मौजूद थे। अब जो है वो अब पीपल्स पार्टी पे डायरेक्टली जो है वो तनकीद होगी, अब वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे जो मौजूद है, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पिछले दिनों जो तकरीर की थी कराची में, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर विफाक में खास तौर पे हुकूमत बनानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो उसे कराची से सीटें लेनी। अगर पाकिस्तान
इंसाफ 14 सीटें कराची से ले सकती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 14 सीटें जो वो ले सकती है। तो उसके लिए ये बहुत बड़ा टास्क जो है, क्योंकि इस वक्त देखिए कराची में स्पेस मौजूद, इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कराची में जीत सकती है, क्योंकि पीटीआई पे लोगों ने उम्मीदें बांधी थी और काफी हद तक लोग उसमें मायूस भी हैं। तो इस वक्त लोग जो हैं वो तशवीश के अंदर हैं, लोग जो हैं वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आगे किसको वोट देंगे। तो ये 2 साल अगर मुर्तजा वहाब कामयाब हो जाते, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर वो किसी हद तक भी कामयाब हो जाते हैं तो इसका फायदा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जाफर, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, बानी और सरवरा यूथ पार्लियामेंट रिजवान जाफर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से, जो पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में ये दिन कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है और भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ साहब, आज एक रैली भी निकाली गई और गुज़िश्ता बरस आपकी रैली पे जो है वो एक बाकायदा दहशतगर्दी का शिकार भी हुई थी और इस वजह से भी आज उसकी याद भी मनाई गई और साथ में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से ये रैली भी निकाली गई। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, देखिए 2 साल हो गए हैं भारतीय कब्जे को तो 73 साल हो गए हैं, लेकिन 2 साल से तो उन्होंने प्रैक्टिकली कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है। और लॉकडाउन है, लॉकडाउन हमें अंदाजा होता है कि जब 6 दिन के लिए या जुज़वी लॉकडाउन भी होता है तो उसके नतीजे में क्या असरात हमारी इकोनॉमी पे और घर पे और सेहत पर और तमाम चीज़ों पर पड़ते हैं। 2 साल से कश्मीरी जो है वो लॉकडाउन और मुहासरे का शिकार हैं। बड़ी मुश्किल से कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी कर पाते होंगे और आप सोचें कि उनकी क्या इस वक्त माशी हालात होंगे, क्या तालीमी हालात होंगे और क्या सेहत के हालात होंगे। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर जमात इस्लामी समेत तंजीमों की जो लीडरशिप है उसको गिरफ्तार किया हुआ है और यानी हाल ये है कि तकरीबन 13 साली में बिस्तर इलालत पर हैं सैयद अली गिलानी साहब, वो भी हाउस अरेस्ट। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी ब्रूटलिटी है, कितनी ये जबर है जो भारत ने वहाँ पर मचाया हुआ है। तो जाहिर है कि कश्मीरियों के साथ तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। और पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग तो इसलिए कि तो हमारी शहरक है। शहरक का मतलब ये कोई मुहावरा नहीं है। इंसान के जिस्म में शहरक नहीं तो कुछ भी नहीं। तो काज़ी आज़म ऐसे आदमी तो नहीं थे कि वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हों, वो तो सोच समझ के बोलने वाले आदमी थे। एक एक जुमले की एक अहमियत होती थी और उन्होंने अगर इसको शहरक कहा है तो वो हमारी नजरियाती शहरक भी है और वो हमारी जो है वो माशी शहरक भी है। हमारे लिए पानी का भी मामला बहुत अहम है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो कलमे की बुनियाद पर हमारा एक राब्ता और ताल्लुक उसके साथ एक किस्म का हिस्सा है। अब मामला ये आता है कि क्या किया जाए। तो उसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि देखें 73-74 साल से मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर कुछ होना होता तो अक़वाम मुत्तहिदा की अगस्त 1948 की करारदाद है कि प्लेबिसाइड होगा, यानी उनको ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो इधर रहना चाहते हैं या भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ। खुद गया था भारत, नेहरू साहब खुद उन्होंने वहां पर जो है ये चीज पेश की थी, इसलिए कि हमने जिहाद के नतीजे में आधा कश्मीर आजाद करा लिया। और ये भी तारीफ का सबक है कि आधा कश्मीर भी जिहाद से आजाद हुआ है, बकिया भी जिहाद से ही होगा। क्योंकि आप जो बरहमन साम्राज्य है उसका माइंडसेट अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी वो आपको मुज़ाकरात में, बातचीत में कभी भी आपको 1 इंच देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो एक मामला तो ये है। दूसरी बात ये कि डिप्लोमेसी के मैदान पे हमारा क्या रोल बनता है। जाहिर है कि ये जरूर हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें, तकरीर अच्छी की इमरान खान साहब ने, खामोशी इख्तियार की गई, यौम इस्तेहसाल कश्मीर बना लिया गया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, कितने लोगों को ऑन बोर्ड किया गया। तो डिप्लोमेसी की दुनिया में सिर्फ तकरीर से मसला हल नहीं होता, वो एक बहुत छोटी चीज होती है। अमली इक़दाम होते हैं, लॉबिंग होती है और ये सब चीजें होती हैं जिसके नतीजे में जो है वो मामला आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज जो है वो ये है कि पाकिस्तान में इस हवाले से एक बहुत ही अजीब और गरीब चीज देखने में आ रही है जी। और वो हमारा जो हुक्मरान तबका है, मुक़्तदिर तबका है, वो जब ये बात कहते हैं कि भाई गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सूबा बन जाना चाहिए और आज़ाद कश्मीर में तो प्राइम मिनिस्टर ने जाकर कह दिया कि रेफरेंडम करवाएंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, आज़ाद कश्मीर रहेंगे। ये तो मोदी का नैरेटिव है। अगर हमने ये बात तस्लीम कर ली कि आज़ाद कश्मीर हमारा सूबा है और गिलगित बल्तिस्तान हमारा सूबा है, इसका मतलब है कि आप 1948 के अपने
उस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे कि खुद जो है वो उनको हक़ राय नहीं मिलना चाहिए। फिर जो मोदी ने किया तो वही काम अगर पाकिस्तान का मुक़तदिर तबका करेगा तो ये सवाल पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा से भी है, पाकिस्तान के असाकिर अफ़वाज पाकिस्तान से भी है। बहुत बड़ी तादाद में अफ़वाज पाकिस्तान में जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे अफसरान हैं, वो तो जिहाद करना चाहते हैं, वो तो आज़ाद करवाना चाहते हैं, वो तो जुल्म से निजात दिलाना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि किसी तरह से जो है वो ये जो बरेमन साम्राज्य ने अपनी फौजों के जरिए से उनको दबाया हुआ उससे लड़कर हम छीने। जिस तरह हमने, हमारी तो फौज भी नहीं उतरी थी तो हमने आधा कश्मीर आज़ाद करा लिया था। ठीक। तो लेकिन अगर कुछ लोग जो हैं वो उनके इन जज्बात से खेलेंगे और मोदी का नैरेटिव बयान करेंगे तो ये कौम का नैरेटिव नहीं है, ये गद्दारी के मुतरादिफ होगा। इसलिए हुकूमत को इस बात पर सोचना चाहिए कि ये काम ना करे, वो आग से ना खेले। अच्छा हाफिज साहब, अब कुछ बात हम कराची के हवाले से भी करना चाहेंगे और सिंध के हवाले से भी। सिंध की काबीना में भी रद्दोबदल की गई है, साथ साथ कुछ नए वज़रा को भी शामिल किया गया है। दूसरी जानिब कराची में नए एडमिनिस्ट्रेटर को तैनात कर दिया गया है। मुर्तज़ा वहाब अब कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लईक साहब को अब उनकी उस पोस्टिंग से फारिग कर दिया गया, रिलीव कर दिया गया है। मुख्तसरन क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखिए, एक बात तो ये है कि बात मुर्तज़ा वहाब की नहीं है, वो तो वैसे हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मजमूई कंडक्ट पार्टी का कंडक्ट होता है और हुकूमत का कंडक्ट होता है और इनका स्टाइल होता है। ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर करके पीपल्स पार्टी कराची पर अपने सियासी कब्जे को मजबूत करना चाहती है। सिंपल 13 साल से इतने बड़े बजट के साथ तो हजारों अरब रुपए का तरक्याती बजट है जिसका 95% कराची ने जनरेट करके दिया है। तो उसका कराची को 13 साल में पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है? 13 साल तो वो है जहाँ लगातार वो हुकूमत में, जबकि इससे पहले वो कितनी मरतबा हुकूमतों में रहे और हर हुकूमत में सिवाय इन दो की जो पिछले 8 साल का एमक्यूएम के साथ नहीं थी, वरना हर दफा एमक्यूएम के साथ रही है। तो इन लोगों ने कराची को दिया क्या है? तो ये अब ये एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिकल तकर्रुर करके ये देखें, इसके नतीजे में बदनीयती जाहिर होती है और वो ये कि अब वो चाहते हैं कि अगर इनको बल्दियाती इंतखाब कराना भी पड़ गया किसी अदालत की वजह से तो ये पहले से अपना ऐसा इंप्रेशन बनाते हैं जिसमें कराची भी फतह कर लें। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए और इनको चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेटर को जो भी चल रहा था फौरी तौर पर हल्काबंदियां करके बल्दियाती इंतखाब बनाओ। इंतखाबात होने चाहिए। उसके पहले बाइख्तियार शहरी हुकूमत का एक्ट तो पास करें। आप कराची जितनी मोहब्बत करते हैं, कराची को इख्तियार तो देते नहीं है। सारे इदारों पे तो कब्जा है। अब तो अस्पतालों पे आप कब्जा कर रहे हैं, तालीम इदारों पे आप कब्जा कर रहे हैं, एमसी के तहत जितने इदारे हैं वो आप जो रह गए उन पे भी कब्जा कर रहे हैं। तो ये कब्जा की जो नफसियाती उससे तो आप कराची फतह नहीं कर सकते। तो ये गलत तरीका है। सही तरीके से कराची को बाइख्तियार बल्दियाती एक्ट भी दीजिए और इंतखाब भी कराइए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। और नाज़रीन, आपको इस हवाले से ये भी बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक तर्जुमान की जानिब से जो है ना एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की तैनाती बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर कराची को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से पहले भी ये कहा गया था, जिस वक्त इस तैनाती का फैसला किया गया था, काबीना से इसकी सूबाई काबीना से मंजूरी दी गई थी, उस वक्त भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाज का इंदिया दे दिया गया था कि अगर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाता है तो उस सूरत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और साबिक चेयरमैन ज़िला वस्ती कराची जनाब रेहान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहते हैं, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुर्तज़ा वहाब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया है। बहुत से लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कराची में कुछ बेहतरी आ जाए। आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर शख्सी एतबार से बात की जाए तो मुर्तज़ा वहाब कॉम्पिटेंट शख्सियत है, मगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब नॉन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने की बात की जाती रही और तरीक़ा कार भी ये मुरतब किया गया तो जाहिरी तौर पे तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है और साथ में एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का भी तो कैरियर दाव पे लगा दे रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर। कराची
के साथ अगर आपको हमदर्दी है तो गुज़िश्ता 13 सालों से कराची को आर्टिकल 140A के तहत आपने इख्तियारात क्यों नहीं दिए? 18वीं तरमीम की जद में लाकर डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं की? मुंतखब मेयर को आपने जो बुनियादी बल्दियाती इदारे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, मास्टर प्लान है, बिल्डिंग कंट्रोल है, ये इदारे मुंतखब मेयर को क्यों नहीं दिए? सॉलिड वेस्ट क्यों नहीं दिया? आप बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, वाज़ेह नजर आ रहा है कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मामलात को, और सूरत हाल तो यहाँ तक पहुँच गई है कि एक हल्का ये मुतालबा कर रहा है कि आर्टिकल 149 का इतलाक किया जाए। गवर्नर आज नहीं भी लगा रहे, कराची को निजात चाहिए मुतासिबाना। सर लेकिन रेहान साहब मुझे ये बताइएगा सर, आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि वफाकी हुकूमत में मौजूद है, सर आपके एडमिनिस्ट्रेटर यानी आपके मेयर वसीम अख्तर की मुद्दत पूरी होने का इंतजार किया और उसके बाद जो पैकेज है उसका ऐलान किया गया। आप नहीं समझते कि आपके साथ भी एक तरीके से सही सलूक नहीं किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से भी? अगर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों ही ये इस पैकेज की चीजें और इस पर अमल दरामद होना था, तो फिर वसीम अख्तर साहब के टेन्योर में क्यों नहीं दे दिया गया ये पैकेज? देखें, इसमें बात आपकी सदाकत तो है, लेकिन हम बदगुमानी का शिकार नहीं हो रहे। हाँ। ये पैकेज वही पैकेज है जिसका मुतालबा एमक्यूएम करती आ रही थी। एमक्यूएम के शराइत में ये सरे फहरिस्त रहा है। 1100 अरब में से बमुश्किल तमाम चंद करोड़ रुपए ही जो रिफ्लेक्ट हुए हैं। शुरू तो हुआ, कराची के लोगों के दुख कुछ खत्म तो होंगे, कुछ कम तो होंगे। सेवरेज और वाटर के मसाइल हो, केफर मंसूबा हो, या जो बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, ये बेहतर तो होगा ना किसी किसी सूरत में। और मेयर कराची ने कराची पैकेज के ज़िम्मे कई मीटिंग्स की वफाक में जाकर, और वहां पर मुख्तलिफ पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ जो यहाँ पर अशद जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन के हवाले से, वाटर एंड सेवरेज के मसाइल के हवाले से, खास तौर पर सेवरेज के इशूज के हवाले से वो डिस्कस तमाम चीजें। रेहान साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अब क्या आपकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई लाएमल तय करेगी? गवर्नर साहब की जानिब से क्या कहा जाएगा? पहले तो उनकी जानिब से बयान आया था, लेकिन इस वक्त तैनाती का ऐलान किया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, कोई रिएक्शन इस वक्त नजर नहीं आ रहा है सर। हलफ बर्दारी भी हो गई गवर्नर हाउस में नए वुज़रा की, लेकिन किसी किस्म का कोई रिएक्शन इस हवाले से नजर नहीं आ रहा। अल्लाह का सर आए कि एक्सेप्टेंस है। देखें, ये लम्हा फिक्रिया तो है। एमक्यूएम एक स्टेक होल्डर होने के नाते, ग्राउंड पर रहने वाली जमात होने के नाते, आवाम के बुनियादी मसाइल समझने वाली पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते इस बात को वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि ये पॉलिटिकल मूव है। एडमिनिस्ट्रेटर्स को 120 डेज के लिए आना चाहिए था, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि उसको एक्सटेंड कर सकें कानूनी एतबार से। जी जी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, इलेक्शन कमीशन का कानून ये कहता है कि एक मखसूस मुतय्यन वक्त के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। पहले भी इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट सर, लेकिन सर वक्त मुख्तसर है। रेहान हाशमी साहब, इंतखाबात को मौखर भी तो आपके कहने पे किया गया है ना, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की भी दरख्वास्त है। आप भी कहते हैं कि पहले मर्दमशुमारी हो जाए। अब 2023 में मर्दमशुमारी होगी तो तब होंगे ना इंतखाबात सर। है ना, मर्दमशुमारी जरूरत तो है, लेकिन इस मुतासिब सिंध हुकूमत के ज़ेरे निगरानी मर्दमशुमारी अगर होगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, कराची के लोगों को आधा भी गिना नहीं जाएगा। जो पहले आधा गिना गया अब मजीद आधा कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक साल का शिकार हो रहे हैं, मजीद अल्लाह ही खैर करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।